तो दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो हिंसा भड़की, वहां से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट लगातार टाइम्स ऑफ भारत आपको पहुंचा रहा है। फिलहाल सीधे रुख करते हैं मेरे साथी मीनाक्षी कांडवाल का, जो इस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद है। मीनाक्षी। शुक्रिया नैना। और नैना देखिए, अमूमन जब हम अपने सुबह के बुलेटिन्स की शुरुआत करते हैं नमस्कार के साथ, सुप्रभात या गुड मॉर्निंग के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूं यहां पर एक तनाव, एक शांति, एक दहशत, एक चिंता दिखाई देती है। और इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों को सीधे ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि आखिर जहांगीरपुरी की आज की सुबह कैसी थी और इस वक्त लोगों के जहन में यहाँ क्या चल रहा है। अगर आप इस जगह को देखेंगे, ये वो मस्जिद है, जामा मस्जिद, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो तस्वीर पूरे देश ने देखी उस पर कई सवाल हैं। सच सामने आने का इंतजार है, इंसाफ का इंतजार है। अभी आपको ये बता दें कि यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है, लगातार पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया और लगातार चहलकदमी जो है यहाँ पर फोर्सेस की हो रही है, किसी भी तरह की किसी भी टेंशन को आगे बढ़ने से रोकने देने के लिए। घरों में आम लोग बंद हैं, बीच बीच में बाहर आते हैं, छत से झांकते हैं, खिड़कियों से झांकते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा बोलना कोई नहीं चाहता है। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, लोगों के भीतर एक उत्सुकता है, उनके भीतर सच जानने को लेकर एक चिंता जरूर है, लेकिन सच क्या है ये जानने के लिए आपको इस वक्त के 10 बड़े अपडेट्स भी हम अपने दर्शकों को दे दें। यहाँ पर इस वक्त एफएसएल की एक टीम मौजूद है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के कई पहलू हैं। सच कैसे सामने आएगा उसे लेकर जो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है वो अपने दर्शकों को सबसे पहले हम दे दें, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है 20 आरोपी, उनमें से 2 नाबालिग भी हैं। 2 को कल कोर्ट में पेश किया था, अंसार और असलम, लेकिन अभी बाकियों की भी तलाश जारी है। और इन सबके बीच अभी सबसे जरूरी यह है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्रोनोलॉजी क्या है पूरे घटनाक्रम की, उसे एस्टैब्लिश करना। और इसीलिए जो 10 बड़े अपडेट हैं अपने दर्शकों को वो हम बता रहे हैं। कल एक वीडियो भी हमने दिखाया था जिसमें आपने देखा कि इसी इलाके में जब जिस दौरान उपद्रव हो रहा था, जिस दौरान भीड़ जमा थी, क्योंकि अभी आपको वहां पर जो है सिर्फ पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी, मीडिया का वहां पर जमावड़ा है, उसके अलावा आम लोगों की आवाजाही बहुत ही कम है। तो आपको बता दें कि कल जो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, सबसे ताजा वीडियो हिंसा का, नीले कुर्ते में फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। यह एक बड़ा अपडेट है। नीले कुर्ते में फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान हो गई है और उसके भाई सलीम चिकना को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई, सबसे पहले उसकी जानकारी भी आपको दे दें कि जिस इलाके में अभी हम मौजूद हैं, मैंने आपको जामा मस्जिद का एरिया दिखाया, वहां पर एफएसएल की टीम दाखिल हुई है, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी ये है ये जांच करना कि आखिर किन किन लोगों की मौजूदगी थी, वहां पर क्या हुआ है एग्जैक्टली, उस पूरी क्रोनोलॉजी को तय करना। और इसके बाद जो जांच होगी उसके लिए आपको बता दें कि मस्जिद खुलवाई भी गई है, उन घरों की भी फोटोग्राफी होगी जहां से पत्थरबाजी हुई है या जहां से पत्थर नीचे फेंके गए हैं। हमारे संवाददाता मोहित ओम उस दौरान यहां पर मौजूद थे और जिस समय एफएसएल की टीम अंदर दाखिल हुई है उनकी एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस पूरे इलाके की फोटोग्राफी की जा रही है। ये वो मस्जिद है और इसी मस्जिद के बाहर ये टीम सबसे पहले पहुंची है। हालांकि पुलिस बल उनके साथ है, उनके अब काम जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस इलाके की फोटोग्राफी हुई है और अब ये टीम जो है वो यहाँ पर उन नमूनों को उठाएगी जो हिंसा के दौरान यहाँ पर पथराव जैसे हुआ था, बोतलें फेंकी गई थी, वो उन सब के अब साक्ष्य जुटाए जाएंगे। खासकर से जो आसपास की छतें हैं जहाँ से पथराव हुआ था उनके पास ये टीम जाएगी। इस मस्जिद से को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मस्जिद से भी लोग निकलकर आए थे और उसकी छत से भी पथराव हुआ था, तो इस मस्जिद को भी खुलवाया जाएगा और इसके छत पर भी एफएसएल की टीम जाएगी। ये एफएसएल दिल्ली की टीम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ी क्लोज से आपको दिखाएं कि उनके अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और लगातार वो यहाँ पर अब इस पूरे इलाके की पहले फोटोग्राफी कर रहे हैं और फोटोग्राफी करने के बाद यहाँ पर उनका नमूने जो लेने का काम है वो शुरू होगा। और लगातार दिल्ली पुलिस इस बारे में बात कर रही थी कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत है जिनके वो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और अब खुद फोरेंसिक टीम यहां पहुंची है। दिल्ली एफएसएल की टीम है जो यहां पर अब नमूने उठाने का काम करेगी। आप देखिए किस तरीके से लोकल पुलिस जो है वो जो स्थानीय की पुलिस है वो उनके साथ है और वो बता रही है कि जिन जिन इमारतों पर वो शक था कि जहां से पथराव हुआ है उन इमारतों के बारे में उनको बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहां कहां पे पथराव हुआ था, कहां कहां से बोतल फेंकी गई
थी और किस तरीके से लोग कहां से निकल कर आए थे, तो यह अब एफएसएल को जानकारी जो है लोकल पुलिस दे रही है और उसी के आधार पर जो एफएसएल की टीम है वो यहां पर फोटोग्राफी कर रही है। पहले उस जगह की मैपिंग की जा रही है और मैपिंग के बाद अब नमूने उठाने का काम होगा। आप देख सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर खड़े हैं, एक व्हाइट टी शर्ट में जो एफएसएल के अधिकारी हैं, ये वो अधिकारी, ये वही टीम है जिन्होंने दिल्ली दंगों की जांच की थी। वो सेम दिल्ली एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची है और वो अब यहाँ पे साक्ष्य उठा रही है और खासकर से वो मस्जिद के बारे में भी बात की जा रही है, जिस मस्जिद से कहा जा रहा था कि इस मस्जिद के बाहर सबसे पहले हिंसा हुई है और अब वहाँ के मस्जिद के अंदर जाके उसकी छत पर जाकर भी ये पूरे साक्ष्य बटोरने की कोशिश की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एफएसएल की एक बड़ी टीम यहाँ पहुंची है, दिल्ली एफएसएल की टीम है जो यहाँ पर अब जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस की जो लोकल टीम है, जो लोकल थाना जहांगीरपुरी है, उसके जो स्टाफ है वो उनको ब्रीफ कर रहा है, वो बता रहा है पूरे एक एक चीज के बारे में, हिंसा के बारे में पूरी उनको जानकारी दी जा रही है। सवाल कई हैं। सवाल इस लिहाज से भी हैं क्योंकि रामनवमी के दिन देश के कई हिस्सों में जो घटनाएं सामने आई, क्या हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भी उस तरह की कुछ प्लानिंग थी? क्या इन घटनाओं में कोई कनेक्शन है? और अगर ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया तो कौन है जो इन घटनाओं के पीछे है? लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको पूरा राउंड लेकर दिखाना चाहूंगी कि कैसे ये पूरा हिस्सा जो है वो छावनी में तब्दील इस वक्त दिखाई दे रहा है। जहां जहां आपकी नजर जाएगी आपको पुलिस की जबरदस्त मौजूदगी बैरिकेड्स के साथ दिखाई देगी और इसीलिए ग्राउंड से आपको हर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहित ओम मौजूद हैं, कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेहमानों का एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है जो इस घटना के अलग अलग पहलुओं पर बात करेगा। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस एल.एन. राव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एहतेशाम जी हमारे साथ मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस वक्त की एक और अहम जानकारी यहाँ पर कनेक्शन को लेकर देना चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि जांच एजेंसीज दिल्ली हिंसा के पैटर्न की जांच करेंगी और इस बात को भी देखा जाएगा कि क्या दिल्ली हिंसा 8 राज्यों में इसका कोई कनेक्शन है जो रामनवमी के दिन घटनाएं देखी गई, क्या हनुमान जयंती और रामनवमी को हुई हिंसा का पैटर्न एक है और क्या भीड़ को भड़काने के पीछे किसी की साजिश है? किसका दिमाग इसके पीछे था? हिंसा में इस्तेमाल किए गए पत्थर और हथियार आखिर कहां से आए? इसके अलावा अंसार और आलम से भी क्राइम ब्रांच की पूछताछ संभव है। तो ये बड़े अपडेट जो है इस वक्त के आपको हम बता रहे हैं क्योंकि ये जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि आखिर जिन चेहरों को आप अभी देख रहे हैं, जिन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया, जिनसे पूछताछ होनी है, क्या वो सिर्फ एक मोहरा थे या इसे एक बड़े तरीके से अंजाम दिया गया है? तो ये एक बड़ी तस्वीर है। लेकिन आइए अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन जो तस्वीरें है वो पूरे देश की, राजस्थान पर हिंदू नव वर्ष के दिन जो हुआ वो देखिए, करौली की घटना पूरे देश के सामने है। माफ कीजिए, मध्य प्रदेश में रामनवमी को हिंसा हुई, गुजरात की तस्वीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आप देखिए देश के कितने हिस्सों में इस तरह से अशांति फैलाने का प्रयास हुआ इन घटनाओं के जरिए। और सबसे बड़ा सवाल जो उभरता है वो ये कि अगर ये घटनाएं एक प्लानिंग के तहत हुई हैं तो उस प्लानिंग के पीछे किसका हाथ है? क्योंकि छतों पर अचानक बड़ी संख्या में पत्थर मौजूद होना, उन्हें जो भीड़ नीचे खड़ी है उन पर बरसा देना, हथियारों का इस्तेमाल होना, भीड़ को किसने उकसाया, ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर कभी ना हो सके। और जानकारी के साथ इस वक्त मोहित ओम और चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब कई पहलुओं के साथ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और सबसे बड़ा जो अपडेट अभी हमारे पास ये है कि रामनवमी की घटनाओं से क्या हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो घटना हुई उसका कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए जो जांच एजेंसी है, खासकर से क्राइम ब्रांच, जिसको ये जहांगीरपुरी हिंसा का केस डाइवर्ट किया गया है, अब क्राइम ब्रांच इस मामले में कवर कर रही है, इस पूरे केस की पूछताछ करेगी, इस पूछ की छानबीन करेगी। लेकिन इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी उस कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है। जैसे देश के दूसरे हिंसाओं में रामनवमी के दौरान हमने हिंसाएं देखी हैं, उसी पैटर्न पर यह हिंसा हुई है कि एक मुस्लिम इलाके के पास से शोभा यात्रा निकल रही थी और उसके ऊपर पथराव होना शुरू हो गया। तो क्या इनमें कनेक्शन है, इसको खंगालने के लिए स्पेशल सेल जो इन चीज़ों की एक्सपर्टीज हैं वो भी इसके मामले में जांच कर रही है। और साथ ही यहाँ के जो लोकल सांसद हैं, इस लोकसभा से क्षेत्र से सांसद हैं, वो एनआईए जांच की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि एनआईए भी इस मामले में जांच करे। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न साफ निकल के सामने आ रहा है। जैसे हमने दामोह में
देखा, करौली में देखा, वैसे ही एक पैटर्न हनुमान जन्मोत्सव पर यहाँ जहांगीरपुरी में देखने को मिला। अब जो ये पूरा केस है, इस केस के मद्देनजर अब किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उन लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है, उन लोगों से और लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। और खासकर से बड़ी बात एक सामने निकल कर आई है इस पूछताछ में मीनाक्षी कि इस हिंसा के अंदर बाहरी लोग भी थे। दिल्ली पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा उन चेहरों को चिन्हित किया है जो बाहर के हैं, वो इस क्षेत्र के नहीं है। और यहाँ पर जो लूटपाट हुई है उस हिंसा के दौरान, उस लूटपाट जिस शख्स के साथ हुई, उन्होंने बताया कि इस जगह पर वो 20-25 साल से रह रहे हैं, लेकिन जो भीड़ आई थी जिन्होंने उनकी दुकान को लूटा है वो लोग बाहर के लोग थे। और वो उन्हीं के बयान के आधार पर और वीडियो में मोहित आपके पास। मोहित, आपने ये एक बड़ा अपडेट दिया है। एक बार फिर मैं थोड़ी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा अब लोगों का आना जाना भी दिखाई दे रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो निकलकर बाहर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह की बैरिकेडिंग है, कुछ रास्ते बंद है, तो पुलिस उनको फिर गाइड भी कर रही है कि किस रास्ते का इस्तेमाल करें। तो अब डेली बेसिस पर जो महिलाएं हैं, आप लोग इसी इलाके से हैं? सी ब्लॉक से हैं। अभी आप कैसे कुछ अपने काम से जा रही हैं? नहीं, मैं काम करके आई हूँ। मैं काम करके आई हैं। अभी आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? कोई परेशानी नहीं। उस दिन की घटना के बाद हालात थोड़े बेहतर हुए हैं? हमारी तरफ के तो काफी बेहतर है। आपके यहाँ के बेहतर है जी। ठीक। तो देखिए, इस तरह से कुछ महिलाओं का यहाँ पर आना जाना दिखाई दे रहा है। कुछ और लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर हमें कुछ और लोग दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? आसपास रहते हैं आप लोग? हाँ, यही रहते हैं। अभी ठीक है सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के लिए? हालात ठीक है अभी? हाँ, ठीक है। अभी कोई चिंता तो नहीं मन में? नहीं। ठीक है, परिवार के साथ हैं, लेकिन देखिए परिवार ने उसके बाद बात करने से शायद थोड़ा मना भी किया क्योंकि वो निकल गए बच्चे उसके बाद। लेकिन एक चिंता जरूर यहाँ पर लोगों के मन में दिखाई दे रही है। बेहतरी की उम्मीद सब कर रहे हैं। एलन राव साहब, मैं अब यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल और बड़ा सवाल जो बार बार जहन में आता है, रामनवमी 10 तारीख को थी, देश के 7 हिस्सों में हिंसा की घटनाओं को देखा गया। उसके बाद हनुमान जन्मोत्सव 16 तारीख को था। 6 दिन बीत जाते हैं और उसी तरह उसी पैटर्न पर एक और घटना को अंजाम दिया जाता है। अगर पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसे रोकने के लिए जो जरूरी प्रयास होने चाहिए थे, क्या वो हुए? आपकी एक्सपर्टीज इस पर क्या कहती है सर? दिल्ली एफएसएल की टीम जब इस मस्जिद के पास पहुंची है तो उसके बाद क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के लोगों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। और आप देख सकते हैं कॉर्डन ऑफ करने के किस तरीके से यहाँ पे पट्टी लगाई गई है और अब इसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात है, क्राइम ब्रांच की टीम तैनात है, एफएसएल की टीम जो है वो इस गली के अंदर अपने साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। ये वही गली है जिसके अंदर से वीडियो सामने आए थे कि लोग अंदर फंसे हुए थे और इस मेन सड़क पर हिंसा हो रही थी। ये मस्जिद है, मस्जिद के बाहर हिंसा हो रही थी। अब पूरे मस्जिद के आसपास की जो पूरी इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस बल, दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री है, क्राइम ब्रांच के लोग हैं जो सिविल वर्दी में यहाँ पर हैं, जो अब क्योंकि पूरा केस क्राइम ब्रांच के हाथ में ट्रांसफर हो गया है तो क्राइम ब्रांच इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरे मस्जिद के आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और ये जो रोल है, कॉर्डन ऑफ रोल जो लगाया गया है और यहाँ पर अब साफ है कि दिल्ली पुलिस ने अब इस जगह को पूरी तरीके से अपने अंडर लिया है। एफएसएल की टीम अंदर है जो जांच कर रही है। एफएसएल की टीम एक एक साक्ष्य को जुटाने की कोशिश कर रही है। एफएसएल की टीम जब यहाँ पहुंची थी तो दिल्ली पुलिस की टीम ने उनको यहाँ पर पूरे इलाके के बारे में बताया था और जिन इमारतों को चिन्हित किया गया था, जिन इमारतों से पथराव हुआ है उनकी फोटोग्राफी कराई गई, उसकी मैपिंग हुई। और अब देख सकते हैं कि मस्जिद के चारों तरफ इस तरीके से पीली पट्टी लगाई गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस
पूरे इलाके को अब अपने कब्जे में लिया है। अब यहाँ पर एफएसएल की जांच जो है टीम जो है वो अब यहाँ पे जांच करेगी, एक एक साक्ष्य को उठाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि मस्जिद के ऊपर भी जाए, क्योंकि लोगों का कहना था कि मस्जिद से भी पथराव हुआ था और जो अंसार और उसके जो 4 साथी थे वो यहीं पहुंचे थे। उन्होंने ही दिल्ली पुलिस जो शोभा यात्रा में लोग जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की थी। उसके बाद यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था। हालांकि विवाद यहाँ शांत करवा दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई थी तो हिंसा में जो रोल निकल के सामने आ रहा था और पूरे इलाका के बारे में जो बताया जा रहा था, उस इलाके को अब दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया है, अपने अंडर में ले लिया है। क्राइम ब्रांच के जो जवान है वो भी यहाँ पर है, एफएसएल की टीम मौके पर है और एक एक साक्ष्य को उठाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे जांच अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की शुरू हो चुकी है। एलन राव साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, 10 तारीख को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं और उसके बाद कुछ उसी पैटर्न पर हनुमान जन्मोत्सव के दिन हम देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना देखते हैं। क्या खुफिया विभाग फेल हुआ वो इनपुट्स पहले से हासिल करने में जिनकी जरूरत थी? लेकिन हाँ कहीं में जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं उनको ये मार्क किया हुआ होता है और वहाँ पर जब ये हनुमान जयंती का प्रोसेसन पुलिस अपना प्रॉपर इंतजाम करके रखती है। लेकिन आपको एक बात, मैं आपकी बातों से मुझे अभी ऐसा लगा यहाँ पर इस इंसिडेंट के लिए भी बाहर से लोग बुलाए गए थे और वही बात जो हुई है फरवरी 2020 में जो पूर्व दिल्ली में जो हिंसा भड़की थी उसमें भी बाहर के लोग थे। तो ये कोई संयोग नहीं है, प्रयोग किया जा रहा है, बार बार प्रयोग किया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे दिल्ली की शांति को भंग करने के लिए कुछ अराजक तत्व जो वो कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश करने में इस बार ये सफल भी हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को थोड़ा सा और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले हुआ था तो यहाँ पर अगर सूचना दी जाती होती कि यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जहांगीरपुरी अकेला एक एरिया नहीं है, दिल्ली में ऐसे बहुत से एरिया हैं जो सेंसिटिव ईयरमार्क किए हुए हैं, जैसे सीलमपुर, वेलकम, शाहदरा का एरिया है, ओखला, जामिया, ये सारा एरिया है जहाँ पर पहले शाहीन बाग से ये सारा इंसिडेंट शुरू हुए थे। तो अभी भी देखने की जरूरत है दिल्ली पुलिस और स्पेशल ब्रांच और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कि जहाँ जहाँ पर ऐसी कोई कोशिश की जा रही है उसको समय रहते पहले बताया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और ऐसा घटना करने वालों के लिए उनके नाम एक्सपोज किए जाए, पता लग जाए ऐसे कुछ कर रहे हैं तो उनको पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया जाए। और इस प्रकार की भयंकर घटनाएं जो बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिस प्रकार से लोगों को सुरक्षित भावना आ रही है और बहुत से लोग इसमें जख्मी हुए, हमारी प्रॉपर्टी का इतना टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, तो ये मैं समझता हूँ पहले से ही अगर पता लग जाता और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इनका बारे में पहले अनुमान लगा लेती तो हो सकता है यहाँ पर ज्यादा फोर्स का इंतजाम। सर लौटती हूँ आपके पास। ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी वीएचपी से इस वक्त मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी, कौन भड़का रहा है? दिल्ली हिंसा के पीछे किसका हाथ है? देखो, ये पूरे देश में एक ट्रेंड चला है इस बार। कहीं एक जगह होता तो शायद आप सोचते, ये रामनवमी पर इस प्रकार की रथ यात्राएं देश भर में हर साल निकलती हैं, वर्षों से हो रही हैं और यही घोष होते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, यही नारे होते हैं और इन्हीं नारों के साथ वर्षों से ये यात्राएं निकल रही हैं और सारे रास्ते देश के। लेकिन इस प्रकार जो ट्रेंड देखने को मिला है, अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है, यही मध्य प्रदेश में मिला है, यही गुजरात में मिला है, यही झारखंड में मिला है, यही राजस्थान में मिला है, तो इससे एक बात समझी जा सकती है कि इनकी सोची समझी रणनीति थी। रोक रही हूँ, हमारे साथ मोहित ओम इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ कुछ हलचल दिखाई दे रही है। मोहित, ओवर टू यू। कोई नई जानकारी मोहित आपके पास आई? मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि एफएसएल की टीम मस्जिद में जाएगी, मस्जिद में एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है और अभी छत पर मौजूद है। देखिए विजुअल साफ दिख रहे हैं, हम अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। ये व्हाइट कोट पहने ये एफएसएल की टीम मौके पे है, साथ में क्राइम ब्रांच के जवान भी मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस ने जो लोकल इनपुट इनको दिया था उस इनपुट के आधार पर यहाँ पहले फोटोग्राफी की गई और पीछे के रास्ते से जो है वो एफएसएल की टीम अंदर गई है। मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ पे सबसे पहले जिस गली के अंदर एफएसएल की टीम गई थी और ये वो गली
गली है जिस गली से सबसे पहले वीडियो सामने आए थे, और उन वीडियोस में दिख रहा था कि उस गली के बाहर, मस्जिद के ठीक बाहर हिंसा हो रही है और लोग दरवाजे के अंदर बंद हो गए थे। और जब वो दरवाजा है जिस दरवाजे को पहले बंद किया था हिंसा के दौरान, और यहीं सब एफएसएल की टीम अंदर गई है और यहाँ पे पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है। इस मस्जिद के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, किसी को जाने की यहाँ पे इजाजत नहीं है। क्राइम ब्रांच स्पेशल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, और अब एफएसएल की टीम मस्जिद के अंदर चली गई है। लगातार मस्जिद के अंदर से जो विजुअल है एफएसएल की टीम के आ रहे हैं, जो 2 मंजिला इमारत में है मस्जिद की, पहले ग्राउंड फ्लोर पे थी, वहाँ के विजुअल आए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से दिखे विजुअल, और अब थर्ड फ्लोर। और थर्ड फ्लोर का जो एजिस है, जो इस मस्जिद के जो कोने के इलाके जहाँ पत्थर होने की संभावना है, वहाँ से भी अब एफएसएल की टीम आप देख सकते हैं कैसे साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। लगातार क्राइम ब्रांच के लोग इनके साथ हैं और दिल्ली पुलिस की टीम साथ में है। तो ये अब क्राइम ब्रांच और जो एफएसएल है वो मस्जिद के अंदर चली गई है, और दिल्ली पुलिस का जो लोकल इनपुट था वो एफएसएल को दिया गया था। पहले फोटोग्राफी कराई गई, पूरी मैपिंग कराई गई, और किसी और इमारत में जाने की बजाय सबसे पहले जो एफएसएल की टीम है वो मस्जिद के अंदर। मोहित, इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास मोहित, आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, असलम जिसे कि कल गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, जिसने गोली चलाई थी उसे बंदूक गुल्ली ने दी है, और ये शख्स जहांगीरपुरी का रहने वाला एक बदमाश है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, और जांच में साथ ही ये भी सामने आया है कि गुल्ली के ही कहने पर असलम ने गोली चलाई थी, और गुल्ली ने कहा कि अगर हिंसा हुई तो गोली चलाना। तो इससे ये साफ है कि हिंसा की घटना कहीं ना कहीं सुनियोजित थी, जिसका जिक्र कल पुलिस ने भी कोर्ट में किया है। और मोहित देखिए, एक एक करके वो जानकारी सामने आना शुरू हो गई है जिसका इंतजार था। हथियार कैसे इन तक पहुंचे, किसने कहा था गोली चलानी है, इसका खुलासा खुद असलम ने किया है। बिल्कुल मीनाक्षी, जब कोर्ट में पुलिस ने जब इनकी कस्टडी मांगी थी, खासकर से असलम और अंसार की, तो बोला था इनकी कस्टडी लेनी जरूरी है, और असलम के बारे में बोला था कि असलम ने ही पुलिस को टारगेट करके गोली चलाई थी जो एक एसआई के हाथ में लगी थी, और वो बंदूक कहां से आई, उस पर जिंदा कारतूस कहां से पहुंचे, इसकी जानकारी पुलिस को जुटानी थी। अब जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, असलम ने अपनी जांच में बताया है, उस पूछताछ में बताया है कि उसको जो बंदूक है वो गुल्ली नाम के शख्स ने दी थी, जो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में रहता है और यहाँ का अपराधी है, उसका अपराधी लिस्ट में नाम है। उसने वो बंदूक जो है वो असलम को दी थी और कहा था अगर हिंसा होती है तो गोली चला देना। असलम महज 21 साल का लड़का है और उसको 2 साल पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो बड़े बदमाशों के संपर्क में था और उन बदमाशों ने ही उसको वो बंदूक दी है, और ये साफ करना है अभी दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। अब गुल्ली की तलाश की जा रही है और गुल्ली को पकड़ने की जो कवायद है वो दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन ये पूरी जो साजिश है वो इशारा करती है कि जो हिंसा हुई है वो सुनियोजित तरीके से हुई है, और इसका जिक्र दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया था और बोला था कि असलम और जो अंसार हैं इनको शोभा यात्रा के बारे में पहले पता था, और इन्होंने लगातार हम इस इलाके की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहाँ से लोगों का गुजरना जारी है और कुछ और महिलाएं यहाँ से निकल रही हैं। आप लोग इसी एरिया में रहते हैं? वो आगे रहते हैं, आगे रहते हैं आप लोग? अभी ठीक है हालात यहाँ पर? आप लोग इधर तो देख रहे थे, अभी तो फिलहाल सही ही दिख रहा है। फिलहाल सही है। कोई चिंता तो नहीं आपके मन में, कोई परेशानी? जो भी हुआ है तो गलत हुआ है, जो भी हुआ ना ये गलत हुआ कि मस्जिद में घुस करके झंडे लगाओ। आप लोगों ने देखा ऐसा? नहीं देखा नहीं, बाकी सुने हैं। सुना आपने? किसी तरह का कोई वीडियो ऐसा आपकी नजर में आया क्या? नहीं ऐसा नहीं आया मेरे पास, बाकी ये गलत। उस दिन आपके एरिया में प्रभाव हुआ था कुछ? इतनी भीड़ कैसे आई है? रैली निकली थी ना, रैली निकली थी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा रैली निकली थी तो इन लोग रैली में अपना निकाल रहे थे, हम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं, एकदम से सुने। अभी आपके एरिया में शांति है? अभी हमारे एरिया में शांति है। बाकी ये जो अभी हुआ गलत हुआ है। देखो तुम अपना मजहब तुम कर रहे हो, हम अपनी मजहब हम करेंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम करने के मतलब ही नहीं। कितने सालों से रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हम यहाँ 20 साल से हैं। 20 साल से हुए? 2000 से यहाँ आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। तो देखिए लोगों के मन की ये तकलीफ है और इस बात को वो बार बार जाहिर करते हैं कि मजहबों में बंटने का नुकसान इनको क्यों हुआ, इनके इलाके में क्यों इस तरह की तकलीफ हुई। कुछ लोग काम धंधे पे फर्क हम लोग को पड़ रहा है। हम लोग हमारे साथ इस वक्त कुंदन भी मौजूद हैं, और कुंदन देखिए कल हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके रिकॉर्ड्स भी निकले हैं बाहर, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था अंसार को लेकर कि उसकी पत्नी ये कह रही है कि वो तो दंगे रोकने गया था, लेकिन देखिए असलम को लेकर अब जो जानकारी सामने आ रही है कि उस तक हथियार कैसे पहुंचा, वो गुल्ली बदमाश जो कि जहांगीरपुरी का छटा हुआ बदमाश बताया जा रहा है उसने उस तक हथियार पहुंचाए। तो ये वो जानकारियां हैं जो इस पूरे हिंसा के कनेक्शन को बताती हैं कि कैसे प्लान तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। चंदन, माफ कीजिए कुंदन।
बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर पूरा पैटर्न देखें आप समझने की कोशिश करिए। ये मेरे दाहिनी तरफ वो मंदिर दिखेगा जहां से ये इसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी, और मंदिर से अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि दाहिनी तरफ दिखाएं वो मस्जिद, मात्र 100 मीटर की दूरी पे वो मस्जिद है, और तमाम दुकानें हैं, तमाम तरह के लोग हैं, और ये रहा करते थे 1976 की ये रिसेटलमेंट कॉलोनी से। आप समझिए कि 40-45 साल से रिहायशी था, तमाम लोग अचानक रहते थे, और इससे पहले भी 2 रैलियां आराम से निकल चुकी थी। लेकिन तीसरे रैली में देखिए कि इसके बाद पथराव होता, और पथराव के बाद लोग निकल के जिस तरीके से बंदूक, कांटा और अवैध हथियारों से एक दूसरे पे हमला करते हैं। यानी ये बात तय है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे चीज़ें निकलेगी, कैसे दंगे भड़केंगे, और कैसे धार्मिक भावनाओं को एक तरह से एक दूसरे पर भड़का के फिर अपनी जो राजनीति होगी या दंगा होगा वो करने की कोशिश की जाएगी। और उसी का नतीजा देखिए कि अब स्थिति क्या है। अब स्थिति देखिए कि लगातार रोड बंद कर दी गई है, लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, रिजर्व बटालियन के तौर पे दिल्ली पुलिस की भारी संख्या है, और पूरी रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम यहाँ पे बस मौजूद हैं, और दूसरी तरफ कामकाजी कुछ दुकानें ज़रूर हैं, मदर डेयरी जैसे दूध और सब्जी और कुछ मेडिसिन की दुकानें खोली गई है। सो कुल मिलाकर जो इलाका बहुत शांतिपूर्वक सैकड़ों माफ़ कीजिएगा दशकों से लोग रहते थे, अचानक एक घटना ने इस पूरे इलाके की हालात बदल दी, और जहांगीरपुरी जो एक कामकाजी लोगों का, एक निम्न आय वर्ग लोगों के बहुत सारे रिसेटलमेंट कॉलोनीज देखिए जिस बात का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा और सबसे स्याह पहलू होता है हिंसा का या दंगों जैसी स्थिति का। मैं लौटूंगी आपके पास कुंदन। देखिए यही सबसे स्याह और बुरा पहलू, कहने नेगेटिव पहलू होता है दंगों का, कि जहां पर एक ही इलाके में दशकों से लोग साथ रह रहे होते हैं, आपके दोस्त वहां पर हैं, पड़ोसी वहां पर हैं, जिनसे आपका रोज का मिलना जुलना है, साथ में आपके शादी ब्याह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, आप शरीक होते हैं एक दूसरे की खुशियों में, गम में, वहां पर अचानक इस तरह की घटनाएं कैसी दरार पैदा कर देती हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है, भरोसे का खून होना। लेकिन अगर मैं अभी आपको इस इलाके की तस्वीर दिखाऊं, दरअसल ये वही एरिया है जहां पर आपने उस दिन जबरदस्त भीड़ देखी थी। जिन वीडियोस में आप देख रहे हैं कि आपको बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम दिखाई देता है, वो यही पूरा एरिया है। अभी इस पूरे इलाके को देखिए कॉर्डन ऑफ किया गया है। जहां अभी आपकी नजर जाएगी आपको आम लोग गुजरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा एक आपको वैन वहां पर दिखाई दे रही है जिसमें थोड़ा बहुत कुछ रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम किया गया है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स अब यहाँ सुबह से लेकर रात और फिर रात से लेकर सुबह तक की ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए कुछ चाय पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अगर आप दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो वहां पर आपको महिला कमांडोज भी दिखाई देंगी, जो तैयार हैं किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए, क्योंकि अभी तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार सीनियर ऑफिसर्स की गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। और अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो आपको आम लोग भी यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके जहन में है वो ये भी कि इतनी बड़ी भीड़ जो यहाँ पर उस दिन एकत्रित दिखाई दी, क्या वो सारे यहीं इसी इलाके के लोग थे? लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर से यहाँ पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे, कैसे उनको यहाँ एकत्रित किया गया, कैसे ये कॉल गई कि इतने बजे यहाँ इकट्ठा होना है, ये सारे अभी सवाल हैं जो पुलिस की तहकीकात के बाद शायद सामने आ पाएंगे। वहां की नजर जाएगी तो कुछ छोटे बच्चे आपको और दिखाई देंगे, तो लोग बच्चों के साथ भी अब घरों से निकल रहे हैं, तो हालात बेहतरी की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जहांगीरपुरी की आज की सुबह है। जैसे जैसे दिन आगे चढ़ रहा है, लोग अपनी दिनचर्या के लिए, बाकी कामों के लिए भी घरों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल पर एहतिशाम जी मौजूद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील भी हैं। एहतिशाम जी, देखिए दंगों जैसी स्थिति में या हिंसा जैसी स्थिति में मजहब को अलग छोड़कर इंसाफ हो, इसकी बात सब करते हैं, लेकिन फिर हम तस्वीरों में ये भी देखते हैं कि लोग अंसार को बचाने के लिए, असलम को बचाने के लिए, जबकि अभी इन्वेस्टिगेशन भी आगे नहीं बढ़ा है, दलीलें देने लगते हैं। ऐसा क्यों? एहतिशाम जी। एहतिशाम जी, खुद को जरा अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है।
चलिए हम लौटेंगे। अनुज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ, और क्राइम ब्रांच क्योंकि अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अनुज, कोई भी नई जानकारी जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपके पास आई है हमारे दर्शकों तक बताइए। जी देखिए, फिलहाल जो है क्राइम ब्रांच जो है उसने केस को हैंडओवर लिया है और लगातार अब क्राइम ब्रांच जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन शुरुआती जांच के बाद क्राइम ब्रांच का भी ये मानना है कि ये पूरी घटना जो है वो प्रायोजित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत मौके से मिले हैं और जो पूछताछ के बाद पता चला है उससे ये लग रहा है कि ये पहले से प्रायोजित घटना हो सकती है। क्योंकि ये बात सामने आई है, असलम से भी पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि असलम को जो पिस्टल थी, जो बंदूक थी, वो किसी गुल्ली नाम के शख्स ने दिया था। गुल्ली जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है और उसके ऊपर करीब 6 मामले पहले से ही दर्ज है। हालांकि गुल्ली की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है, उसको लेकर रेड किया जा रहा है और जाहिर तौर पर गुल्ली की गिरफ्तारी के बाद ही सही मायने में ये साफ होगा कि आखिरकार उसने क्यों पिस्टल दिया और क्यों कहा कि फायरिंग करने के लिए क्यों कहा। तो जाहिर तौर पर इस एंगल पर भी लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है जांच कर रही है। साथ ही साथ कई और एंगल की भी जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हिंसा को अंजाम देने के लिए फंडिंग की गई हो। इसको लेकर भी फिलहाल जो है जांच का दायरा जो है वो क्राइम ब्रांच ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि जिस तरीके से एरिया है और जिस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई थी, ये देखा गया था कि हिंसा के बाद तुरंत जो है काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर चले आए, पत्थरबाजी करने लगे और जितनी संख्या में उनके पास पत्थर थे या तलवारें थी वो आखिरकार अचानक कहां से आए, ये एक बड़ा सवाल है और इसी वजह से क्राइम ब्रांच को मैं आपके पास शक है कि ये पूरी एक बार फिर यहाँ की तस्वीरें दोबारा दिखाऊंगी और आपको दिखाई देगा कि पुलिस बल की यहाँ पर भारी मौजूदगी है और जो भी लोग यहाँ के निवासी हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी मैम। जी, क्या नाम है आपका? काशीराम। अच्छा, अभी आप अपने काम पर निकल रहे हैं मैं देख रही हूँ। जी मैम। अभी कैसे हैं हालात आप लोगों के घर के आसपास? ठीक है परिस्थिति? जी मैम, घर के आसपास तो स्थिति ठीक है। हाँ, उस दिन क्या हुआ था सर? इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैम। नहीं जी। लेकिन अभी कोई मन में कोई डर या कोई ऐसी चीज? नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं है। अभी घरों के आसपास आस पड़ोस में माहौल ठीक है? आप आपस में लोग बात कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। चलिए, लोग भरोसा जता रहे हैं, लेकिन देखिए जो कुछ भी हुआ उसके बाद चीजें सुधरने में भी समय लगता है। लेकिन आप देखिए लगातार आपको पुलिस की मौजूदगी, फोर्सेस की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई देगी और पूरे एरिया में चहलकदमी लगातार हो भी रही है, क्योंकि हर घंटे जो बदलती परिस्थिति है उसको जांचना भी इस वक्त जरूरी है। अगर आप इस पूरे हिस्से को देखेंगे तो जो यहाँ पे अलग अलग कैंप्स तैयार किए गए हैं सीनियर ऑफिसर्स के लिए, सीनियर ऑफिसर्स की भी यहाँ पर मौजूदगी है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, महिला ऑफिसर्स भी हैं और इस वक्त चिंता सबके जहन में यही है कि यहाँ पर अब फिर से कोई स्थिति ना बिगड़े, इसे लेकर प्रयास पूरे होने चाहिए। हालांकि जो आम लोग हैं अब वो घर से निकलना शुरू हो गए हैं, अपने जो दैनिक उनके कार्य हैं उनके लिए बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग काम पर भी जा रहे हैं, महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक यहाँ पर जिंदगी पटरी पर लौटती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो पहलू है वो भी आपको हम लगातार बताते रहेंगे। हमारे संवाददाता मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहित, आपके पास कोई नई जानकारी आ रही है? मोहित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये फॉरेंसिक की टीम है वो अब ग्राउंड फ्लोर पे आई है। मस्जिद का मेन दरवाजा खोला गया है और यहाँ से अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो मस्जिद के मौलवी हैं उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फोटोग्राफी की जा रही है, उस पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है। मेन दरवाजा मस्जिद का खोला गया है, पीछे के रास्ते से जो फॉरेंसिक की टीम है उसने मस्जिद के अंदर एंटर किया था और पहली फ्लोर होते हुए 3rd फ्लोर तक पहुंचे थे और वहां से छत के ऊपर से भी साक्ष्य बटोरे थे। लेकिन अब जो FSL की एक बड़ी टीम है अपने आला अधिकारियों के साथ वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि वहां पे मस्जिद के मौलवी जो हैं वो उनके साथ हैं और वो भी उनको कुछ बता रहे हैं। उनसे भी वो जो FSL की टीम है बात कर रही है, लेकिन अपने जो साइंटिफिक तरीके से जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से उठाए जा रहे हैं। इस मस्जिद के ठीक बाहर हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद बड़े लेवल पर आगजनी हुई थी और जो पुलिस का लोकल इनपुट है और जो बात पता लगी है कि मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ था, तो वहां पर अब FSL की टीम पिछले आधे घंटे से मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इंची टेप लेकर जो पूरा जो है उसकी मैपिंग की जा रही है, उस पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है और मस्जिद का मुख्य दरवाजा खोला गया है और उस मुख्य दरवाजे से FSL की बड़ी टीम बाहर आई है। साथ में मस्जिद का जो स्टाफ है
मौलवी है वो भी उनके साथ मौजूद हैं और आप पूरी तरीके से फोटोग्राफी कर कर मैपिंग कर कर वहाँ से सबूत उठाए जाएंगे। देख सकते हैं एफएसएल की टीम के जितने भी लोग हैं वो वाइट ब्लेजर में हैं, उनके हाथों में ग्लव्स हैं और वहाँ पे सबूत उठाने का काम किया जा रहा है। नोटिंग की जा रही है एक एक चीज की, एक एक चीज नोट की जा रही है, इंची टेप से नापा जा रहा है, फोटोग्राफी की जा रही है। तो जिस तरीके से एफएसएल की टीम काम करती है पूरे प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है और यहाँ पर पूरी जो साक्ष्य हैं वो बटोरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा था इसी मस्जिद के पास से अंसार निकल कर आया था और अपने 4-5 साथियों के साथ मस्जिद के बाहर ही उसने शोभा यात्रा को रोका था और उसके बाद यहाँ पे पुलिस ने उनको वापस भेजा। लेकिन जब यहाँ पे आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई तो इस मस्जिद के बाहर हुई थी। देखिए जो पत्थर पड़े हैं ग्राउंड फ्लोर पे मस्जिद के बाहर, उन पत्थरों से साक्ष्य उठाए जा रहे हैं। ये पत्थर उसी दिन हिंसा के हैं, वही तोड़फोड़ के जो इशारा कर रहे हैं, वही पथराव की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो तस्वीरें हैं बयां कर रही हैं कि उस दिन किस तरीके से हिंसा हुई थी और उन पत्थरों को अब यहाँ से उन पत्थरों से नमूने लेने की कोशिश जो है वो फॉरेंसिक टीम कर रही है, क्योंकि जब से यहाँ पे हिंसा हुई है इस इलाके को पूरा बैरिकेड कर रखा था। यहाँ पे किसी भी आने के शख्स को आने की इजाजत नहीं दी गई थी। शनिवार के दिन हिंसा हुई थी और सोमवार की सुबह फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंची है। करीब आधे घंटे से इस मस्जिद के अंदर इसी तरीके से काम किया जा रहा है और मस्जिद का मेन दरवाजा खोला गया है जहाँ से फॉरेंसिक की टीम बाहर निकली है। मौलवी उनके साथ हैं, आला अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पे खड़े हुए हैं और अब पूरी तरीके से यहाँ से साक्ष्य उठाए जा रहे हैं। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर अपना काम कर रही है और जो पत्थर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पड़े हुए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि उस दिन पथराव हुआ था और मस्जिद तक वो पथराव पहुंचा था। तो मीनाक्षी पूरी तरीके से यहाँ पर अब यहाँ पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो और जो पूरी टीम है वो देखिए अपने जो उनके जो कवर निकाल रहे हैं और जो यहाँ से सबूत मिले हैं उन सबूतों को उन कवर के अंदर डाला जाएगा। अपने ग्लव से वो सबूत उठा रहे हैं, चाहे टूटे पत्थर हो। देखिए टूटे पत्थरों को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है सभी। मीनाक्षी मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाता हूँ कि अभी जो एफएसएल की टीम है वो मस्जिद के मेन गेट पर काम कर रही है और यहाँ देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है मस्जिद का, जो एफएसएल ने अपनी मार्किंग की है कि हम यहाँ पर आए हैं और उस एड्रेस को वहाँ पे मेंशन किया गया कि मस्जिद का एड्रेस क्या है। आप देख सकते हैं विजुअल में दिख रहा है कि लिखा गया है सी ब्लॉक की मस्जिद है, जहाँ मस्जिद नाम है और जहांगीरपुरी का इलाका। और अब जो साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं, पत्थर उठाए गए थे, वहाँ से उन पत्थरों का नाप लिया गया है, उनकी फोटोग्राफी की गई है। अभी भी 2 महिला अधिकारी जो हैं एफएसएल की वो लगातार काम कर रही हैं और अब साफ दिख रहा है कि किस तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी से यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से उसके एविडेंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो पत्थरों के निशान थे, जो टूटे हुए पत्थर थे हिंसा के, वो अभी भी इस मस्जिद के प्रांगण में पड़े हुए थे। जब मेन दरवाज़ा खोला गया है उसके बाद एफएसएल की टीम बाहर आई है और मस्जिद का जो स्टाफ है वो भी उनके साथ नजर आ रहा है और जो उनको बता रहा है और एफएसएल की एक बड़ी टीम यहाँ पर अपने साक्ष्य बटोरने का काम कर रही है। आपको बताना चाहें कि आधे घंटे पहले एफएसएल की टीम पीछे गली के रास्ते से मस्जिद के अंदर गई थी। पहले वो फर्स्ट फ्लोर पे गई, सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे छत से जो उन्होंने साक्ष्य बटोरे हैं और उसके बाद सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर मेन दरवाजा खोला है मस्जिद का। और इसी मस्जिद के ठीक बाहर जो पहला जो शोभा यात्रा को रोकने का काम हुआ था यहीं पे हुआ था और आगजनी की बड़ी घटना, तोड़फोड़ की बड़ी घटना इस मस्जिद के बाहर उस दिन देखने को मिली थी। तो फिलहाल एफएसएल की टीम यहाँ पर अपना काम कर रही है, एक बड़ी टीम एफएसएल की मौजूद है और जो पत्थर यहाँ पड़े थे उनको कंटेनर में लिया गया है, उन पत्थरों को उन कंटेनरों में लिया गया है। साथ ही वहाँ पे जो भी चीज़ें टूटी हुई मिली हैं उसको लेकर अपने कंटेनर्स के अंदर लिया गया, उनको सबूत के तौर पे इकट्ठा किया गया है। एफएसएल के अलावा बड़ी जो मस्जिद का जो स्टाफ है वो भी आपको नजर आ रहा है, मस्जिद के जो मौलवी हैं वो भी दिख रहे हैं और उनका स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। अब एफएसएल के जितने भी कर्मचारी हैं सब यहाँ अपना एक एक काम कर रहे हैं। पहले इंची टेप से नाप लिया गया पूरी जगह का, फोटोग्राफी की गई एक एक सबूत की और उसके बाद उनको कंटेनर में भरने का काम किया गया। लेकिन अभी भी अगर आपको मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाएं जूम इन करके कि यहाँ पर जो टूटे हुए पत्थर हैं, कुछ पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं जिनके पास 2 जो एफएसएल की महिला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनको देख रहे हैं। तो ये काम लगातार यहाँ पे जारी है। करीब आधे घंटे का समय हो चुका है जब ये एफएसएल की टीम मस्जिद के अंदर गई थी और करीब 1 घंटे से एफएसएल की टीम जहांगीरपुरी इलाके से जो ये पूरा हिंसाग्रस्त जो पॉइंट था वहां से अलग अलग साक्ष्य बटोर रही है। देखिए हाथ में कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर पत्थर है, ये पत्थर जो है वो
नजर आ रहे हैं और हाथ में उस कंटेनर में, इसका मतलब यहाँ से जो सबूत मिले हैं उनको ले लिया गया है और छत से जो पत्थर मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनको भी यहाँ पर लिया गया है। देखिए फिर मेन गेट की मैपिंग की जा रही है, क्योंकि ये भी अगर बात निकल के आती है कि मस्जिद के अंदर कुछ लोग बाहर आए थे, अगर दरवाजा बंद भी था तो नापा जाएगा कि कितनी फीट की ऊंचाई से कूद कर बाहर आए थे। जो जांच का जो भी एक दायरा होता है, उस तरीके से फॉरेंसिक जो है अपने साइंटिफिक एविडेंस जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच में सहयोग कर सके। क्राइम ब्रांच के लोग भी यहाँ पहुंचे थे और आप मस्जिद के बाहर बड़ा आप पुलिस बल देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान खड़े हुए हैं कि उनके काम में कोई उनको इंटरप्ट ना करे, किसी तरीके से कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। लगातार फोटोग्राफी हो रही है, लगातार एक एक चीज को नापा जा रहा है। पहले जमीन को नापा गया, उसके बाद जो वहां पे पत्थर पड़े थे उनको नापा गया और अब जो मेन गेट है उसको यहाँ पे नापा जा रहा है। और महिला अधिकारियों के साथ जो पुरुष अधिकारी हैं एफएसएल के, वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। और आपको बताएं आधे घंटे ज्यादा वक्त हो गया है जब एफएसएल की टीम इस मस्जिद के अंदर है। करीब 1 घंटे पहले वो यहाँ पर पहुंची थी। एफएसएल की टीम दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस ने उनको लोकल इनपुट दिया और बताया कि कौन कौन सी इमारतों से यहाँ पे पत्थर फेंके गए थे। सभी इमारतों की फोटो खींची गई, उनकी मैपिंग की गई और उसके बाद सीधा मस्जिद में पहुंचे हैं। और मस्जिद से बारे में बताया गया था कि मस्जिद के पास ही शोभा यात्रा को रोका गया था। अंसार और उसके 4 साथी यहाँ पर आए थे जिन्होंने शोभा यात्रा को रोका था, इंटरप्ट किया था। उसके बाद विवाद हुआ था, विवाद में हिंसा का रूप ले लिया था और उसके बाद से लगातार जांच की जा रही है और एफएसएल भी उसी जांच का हिस्सा। और एफएसएल की टीम देखिए यहाँ पे किस तरीके से फोटोग्राफी कर रही है। मस्जिद के बाहर का जो इलाका है उसकी फोटोग्राफी अब ये महिला एफएसएल अधिकारी करती हुई नजर आ रही हैं। और जो एफएसएल की टीम है उनके साथ अंदर, मैं अपने कैमरामैन से को अंदर दिखाएं तो उनसे वो बात कर रहे हैं। जो मौलवी हैं, जो मस्जिद का अलग स्टाफ है, वो एफएसएल के अधिकारियों से बात कर रहा है। फिलहाल अब यहाँ पे एफएसएल की टीम ने अपना काम किया है। अब वो मंदिर के जो मस्जिद है उसके अंदर जा रहे हैं और जो कंटेनर्स थे उन कंटेनर्स के अंदर उन पत्थरों को ले लिया। देखिए कुछ एक प्लास्टिक बैग जो नजर आ रहा है, जो प्लास्टिक बैग नजर आ रहा है उनके हाथ में, हो सकता है इस प्लास्टिक बैग में जो छत से जो एविडेंस मिले हैं उनको लाया गया हो। कंटेनर्स निकाले जा रहे हैं, खाली कंटेनर्स निकाले जा रहे हैं और उन कंटेनर्स के अंदर उन पत्थरों को रखा जा रहा है। जो पत्थर मोहित, लौटूंगी आपके पास और जानकारी के साथ। और हम लगातार जहांगीरपुरी के हिस्से को भी दिखा रहे हैं जहां पर उस दिन यहीं पर भीड़ मौजूद थी। आप इधर ही काम करते हैं डेली? आप इधर ही डेली काम करते हैं। आज लग रहा है कि हालात थोड़े से बेहतर हैं, लोग निकल रहे हैं, आना जाना भी हो रहा है। सुबह से कितने चक्कर आप लगा चुके हैं? अभी तो एक ही चक्कर लगाया है। एक ही चक्कर लगाया है, तो अभी लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, धीरे निकल रहे हैं। हाँ, उस दिन क्या हुआ था कुछ आप बताएंगे? नहीं मैडम, मैं तो खाएंगे यहाँ पर। आप यहाँ, वैसे आप रहने वाले तो यहीं के हैं? हाँ, लेकिन इस तरफ नहीं आया ना मैं उस दिन। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गए 25 साल। 25 साल हो गए। अब आपको लग रहा है कि पुलिस की मौजूदगी के बाद जो तनाव उस दिन हुआ था, कम से कम वैसी स्थिति अभी नहीं है या आगे नहीं होगी? मैंने इस बारे में कुछ नहीं कर सकता मैं। चलिए, कुछ लोग संभल के भी बोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पर एक लेडी और है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सायरा। आप इधर ही रहती हैं? इधर ही रहते हैं। अभी ठीक है हालात यहाँ पर? के हालात बहुत ठीक है। पहले यहाँ बहुत मार पिटाई हो रही थी, बीच में पुलिस थी, इधर मुसलमान थे, इधर हिंदू थे, तो बहुत लड़ाई थी पहले। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमें होगा कोई 26-27 साल। 26-27 साल हो गए। हाँ, यहीं रहते हैं। ऐसा कभी हमने पहली बार देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा कभी ऐसा झगड़ा आंखों से नहीं देखा। जब हुआ हम यहीं खड़े थे तो बीच में पुलिस वाले बचा रहे थे। इधर मुसलमान थे, इधर हिंदू थी, इधर आग लग रहे थे सब। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा हमने इतने दिनों से। अभी लग रहा है कि अब दोबारा नहीं होगा ऐसा? अब शांति लग रही है? शांति लग रही है। बहुत लोग आपस में बात कर रहे हैं, आस पड़ोस के लोग, सबके दिलों में डर बैठा हुआ है और अब ऐसा नहीं लग रही है जो दोबारा ऐसा होगा। चलिए, ये देखिए, ये वो उम्मीद है जो एक आम आदमी के मन में हमें, और इस उम्मीद चाहते हैं कि अब आगे को ऐसा कुछ नहीं हो जिससे कि मुसलमान हो, हिंदू हो, सब भाई भाई हैं। हम तो सब मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक जगह रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, प्यार से रहते हैं। ये पहली बार है। उस दिन यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, बाहर से भी लोग आए थे, ऐसी खबरें मिली हैं? हाँ, खबरें हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता। बहुत भीड़ थी यहाँ। कुछ ऐसा पहचान में नहीं है कि कौन बाहर का था, क्या कोई यहीं का ही था, लेकिन बहुत भीड़ थी यहाँ। हजारों। आपका ही बेटा है? नहीं, हजारों आदमी था यहाँ। पहचान नहीं थी, लेकिन बहुत बुरा हाल था। हमने ऐसा कभी पहली बार देखा, ऐसा नहीं हुआ जैसे अब हुआ है। बेटा आप यहीं रहते हो? कहाँ पर है आपका घर? जी ब्लॉक में। जी ब्लॉक में है। उस दिन यहाँ पर जो हुआ था आप लोगों को पता चला? यहाँ लड़ाई वड़ाई हो रही थी, थोड़ा सा अल्लाह मांगला। यहाँ पर मस्जिद थी, गंदे गाने चला रहे थे और हम ये चाकू वाकू निकाल के ला, पत्थर कारवार सब जला दिया। आपने देखा था ये? हाँ। आप कहाँ थे? हम यही थे, हमारा चाची का घर है ना, यहीं रहते थे।
आग लग रही थी। अभी 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 कोई डर, कोई मन में कोई चिंता तो नहीं? अभी आराम से हाँ, सही है पहले अब सही है। सब लोग आपस में ठीक से मिल रहे हैं अभी? सही है। आप तब आप आपस में मिल रहे, बातचीत कर रहे, वो बढ़िया है। और अब लड़ाई ना हो, शुक्र मानो, सब शांति। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। देखिए, अब ये 12 साल के बच्चे के मन में ये वो दंश है जिसको वो उस दिन के तनाव के तौर में, चिंता के रूप में याद करते हैं, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी जताते हैं कि फिर ऐसा यहाँ कभी ना हो, इसकी कोशिश रहेगी। क्योंकि देखिए, बरसों से लोग यहाँ रह रहे हैं। कोई 20 साल बताता है, कोई 30 साल बताता है। अब इतने समय से जो लोग यहाँ रह रहे हैं और अचानक जो उनके साथ हुआ, ये उनके लिए भी एक तकलीफ का विषय है। क्योंकि भरोसे का खून होना ये किसी भी दंगे का, किसी भी हिंसा का सबसे स्याह पहलू होता है। जब आप अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर यकीन ना कर पाए, उस पर भरोसा ना कर पाए, जिसके साथ आप उठते बैठते रहे हैं, साथ खाना खाते रहे हैं, शादी ब्याह में शामिल होते रहे हैं, शोक में शामिल होते रहे हैं, जब उनके साथ आप अपना संबंध साझा ना कर पाए, ये सबसे दुखद पहलू है किसी भी दंगे का। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, देखिए, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हर किसी का अपना एक नजरिया है चीजों को कहने का। कुछ लोग उस दिन की घटनाओं को याद करते हुए ये भी कह रहे हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो, लेकिन ये तो तब सुनिश्चित होगा जब इस मामले में इंसाफ होगा, जब इस मामले का सच सामने आएगा। मोहित, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कल जो हमने एक वीडियो दिखाया, एक शख्स जो फायर करता हुआ दिखा, नीला कुर्ता उसने पहना हुआ था, उसका भाई अरेस्ट हुआ है, सलीम चिकना, और नीले कुर्ते वाले शख्स की भी पहचान हुई है। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन आगे कहाँ तक पहुंचा है, मोहित? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारे रडार में है वो शख्स जिसने गोली चलाई थी। आपको बताएं, देर शाम दिल्ली पुलिस को वो वीडियो मिला था जिसमें दिख रहा था कि हिंसा में पथराव हो रहे हैं और पथराव के बीच में एक अधेड़ उम्र का शख्स फिरोजी कुर्ता पहने, सर पे टोपी लगाए आया और उसने डायरेक्ट फायरिंग की भीड़, दूसरी तरफ भीड़ की तरफ। और वो गोली लगी किसी को या नहीं लगी, इसके बारे में जांच बाद में होगी, लेकिन वो शख्स गोली चलाता हुआ साफ नजर आ रहा है और उस वीडियो में वो और दिख रहा है कि किस तरीके से एक इंटेंशन के साथ आया और उसने फायरिंग की है। और पुलिस ने जब वो वीडियो संज्ञान में लिया, उसके बाद जांच की जाए, सभी जो चेहरे पुलिस ने चिन्हित किए थे उन चेहरों से उसको मिलाया गया, तो उसमें उसकी पहचान नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस को इनपुट मिला कि इसका भाई सलीम जो है उसको हमने गिरफ्तार किया है, वो सी ब्लॉक जहांगीरपुर का ही रहने वाला है और इसका घर भी वहीं पर है। उसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश डाली है उसके कई ठिकानों पर, लेकिन अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस कह रही है कि वो हमारे रडार में है, जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके बारे में ये बताया जा रहा है जो सलीम चिकना उसका जो भाई है वो यहाँ पे बदमाश है, और जो ये शख्स है इसके नाम की अभी हालांकि पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन बताया है कि वो इसी इलाके का रहने वाला है और वो सलीम चिकना का भाई है जिसको हमने गिरफ्तार इस हिंसा के आरोप में ही किया है। जी ठीक है।